Namaste and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology. सत्योलॉजी मतलब सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई, उसके विपरीत, और मिथोलॉजी विच मीन सत्य झूठ, नकली, काल्पनिक, उसकी पढ़ाई, उसका विज्ञान। आज बड़ा मजेदार शो होने वाला है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हमारे साथ जुड़ चुके हैं माय फेवरेट डिफेंस पर्सन, एमजे ग्रुप कैप्टन डॉक्टर एमजे अगुस्टीन विनोद। तो विदाउट डिले लेट अस वेलकम। उनको लोग प्रेम से गस्टी भी बुलाते हैं। सर वेलकम सर। नमस्ते महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज थोड़ा मजेदार लाइट है। आज अमेरिकन ने भारतीयों को बुला दिया कि यू आर ब्राउन स्लेव्स, टेक ब्रो, गेट आउट ऑफ हियर। भारत के लोग पूरे उछल रहे थे, ट्रम्प बड़ा अच्छा होगा। ट्रम्प ने तो आने से पहले रंग दिखाने शुरू कर दिए। लोगों को समझना चाहिए। तो अभी टेक ब्रो का क्या होगा, आपको क्या लगता है? हमारे टेक ब्रोज जैसे शिव अरुण ने बोला, इनब्रेड्स। देखिए, आज जो अपने देश का ना हो सका तो पराये देश का क्या होगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ आदि, जो आपके पास आके किसी और की चुगली करता है, निस्संदेह वो आपके बारे में किसी और से भी चुगली करता है। 100%। तो जो दूसरे देश में बैठ के आपके देश के ऊपर उंगली उठाता है, वो उल्टा भी करेगा। ये ट्रम्प या जो भी है लोग, उनको समझना चाहिए इस बात को, बिल्कुल गांठ बांध लेना चाहिए। इट शोज योर how you have been brought up, what is your standing in life. और ये लोग बेशरम भी हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज हम लोग को थोड़ा, हम लोग सोचते हैं शब्द कैसे बात करें, लोगों से हर्ट ना हो किसी को। ये तो कुछ भी बोल देते हैं, मुंह से क्या क्या शब्द निकाल देते हैं। और शिव अरूर का जवाब तो जबरदस्त लगा मुझे। वो इनब्रेड ही बुला दिया इन सबको, वेस्टर्न इनब्रेड्स। तो उसको ये जस्टिफाई कर रहे हैं मिलियंस ऑफ पीपल कि वी आर नॉट इनब्रेड। ये बोल रहे हैं उसको। कितनी गलत। देखिए, वो जो गोरा साहब सिंड्रोम जो है पहले से ही रहा है। मैं यही कल रात को मैं जब फ्लाइट में था तो इसके बारे में सोच रहा था कि हम कहीं भी जाते हैं, वहीं के बन जाते हैं, वहीं के रम जाते हैं, और इतना तक कि वहां के लोगों के लिए अपने प्रति उनके प्रति जो हमारा जो इज्जत है वो एक इंडियन से भी ज्यादा हो जाता है। ये रीजन क्यों? व्हाट इज द रीजन? ये बड़ा एक सोच विचार की बात है। क्या ये भारतीय सभ्यता है या फिर सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हर जहां भी जाओ आप अपना लॉयल्टी दिखाओ और वहीं के बन के रह जाओ या वहीं के बन जाओ? ये सारी चीजों का बड़ा एक मिश्रण सा थॉट प्रोसेस मेरे मन में है। अब देखिए, हम गौतम बुद्ध और महावीर को भी अपना मानते हैं, जबकि वो अलग रिलीजन है ऑल टुगेदर। तो पता नहीं ये अच्छा है कि बुरा है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। एक्चुअली उनके बारे में तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ, क्योंकि बुद्ध के बारे में तो भागवत पुराण में भी लिखा हुआ है, और ऋषभ देव की कहानी तो भागवत पुराण में है। ऋषभ देव की कहानी भी भागवत पुराण में। तो वो तो कनेक्शन है हमारा एक ही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में अनेक पंथ भी हैं। कोई देवी के भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है, तो लेकिन एक ही है, सनातन तो एक ही है। ब्रह्म की, सभी लोग ब्रह्म की तरफ जा रहे हैं, तो दैट इज डिफरेंट। अगर मेरा वो मतलब नहीं था आदि। मैं ये कह रहा हूँ किसी मत्स्य हो गए, कुर्म, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, उसके बाद बुद्ध अवतार आते हैं। वेरस आज आप देखते हैं बुद्धिज्म एक अलग रिलीजन है ऑल टुगेदर। वो तो बीमारी है, सनातन जरूर है, बट आज ऑफिशियली बुद्धिज्म एक अलग रिलीजन है। लेकिन विष्णु के एक अवतार बुद्ध अवतार है। Correct. अभी तो संबल में कल की अवतार की भी बात चल रही है। हाँ? तो मैं वही कल रात को यही सोच रहा था कि हम
अनलाइक मेनी डेजर्ट रिलीजन जो अपना वजूद छोड़ते नहीं है और अपने वजूद पे उंगली उठाने पे दूसरों को सरकलम करने की बात करते हैं, और हम जहां भी जाते हैं उस प्रदेश का या उस कर्मभूमि का उन्नति के लिए काम करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, वहां की जो सभ्यता है, वहां की जो कल्चर है, उसमें रम जाते हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात, उसके तरफ प्रति हम अपना लॉयल्टी ज्यादा दिखाते हैं कर्मभूमि के प्रति, और जन्मभूमि के प्रति शायद कम दिखाते हैं। ये मैंने बहुत लोगों पे देखा है, स्पेशली आप जैसे जो अमेरिकन हैं, जो वहां जाके बस गए हैं, उनमें देखा है मैंने ये बात। और अच्छे अच्छे हिंदी के विद्वानों के बच्चे आज एक शब्द नहीं बोलते हिंदी की, क्योंकि उनको लगता है कि यार इट इज बिलो माय डिग्निटी टू टॉक इन हिंदी। और जबकि देखिए, इतना बढ़िया भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है। बहुत सुंदर। और मैं कल किसी से कह रहा था, आपको अगर कोई नंबर याद रखना हो, आप अंग्रेजी में कोशिश करिए और हिंदी में कोशिश करिए, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आपका नंबर रिटेंशन क्षमता हिंदी में ज्यादा है, क्योंकि हिंदी के जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल म्यूजिकल हैं, टोनल हैं। तो आप जैसे कोई भी नंबर उठा लीजिए और दो की संख्या में उसको याद कर लीजिए, 86 पर 57, एक किसी का नंबर है ये, 86 57। वो हर बार भूल जाता है। मैं बोले यार, एक 10 बार तो बोल 86 57, 86 57, तो कभी भूलेगा नहीं। 8657 यू मे फॉरगेट। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अभी आपका, आई सी सम स्माइल देयर, अभी चाइना को थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा अमेरिका पे, उसके बाद वापस अमेरिका पे आएंगे। चाइनीज 6 जनरेटर फाइटर, ऐसा मुझे लग रहा था कोई कोई चिमगादड़ उड़ रहा है हवा में, तो व्हाट नहीं, इज। बट मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया। हाँ, ऐसी बात नहीं है, इट इज टेक्निकली वेरी केपेबल, एंड China has come a long way from being just a copier हम्म, to working on their own technology. So इसमें we have to acknowledge their growth. और being a Bharatiya and being a Sanatani, if we have that capability to look through the fog, the knowledge, and that is why we became the fountainhead of knowledge of all the world. So ये मद्देनजर मैं ये कहूंगा कि ये जो नया जो इनका स्टेल्थ फाइटर और जो सेल्फ ड्रोन बना है, टेक्नोलॉजिकली एक्सटर्नली जो मैं देखता हूँ, इंटरनली क्या है मुझे अभी तक इल्म नहीं है, क्योंकि उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं है। But they have this very good. So they have taken lot of or they have motivated or inspired by F117 and F-35 a lot. एंड इवन सैप विजन, आप उसको विगन या विजन जो भी बोलते हैं उसको, वो दोनों अगर फोटोज देखेंगे, जो इनका नया जो एरोप्लेन है और सैप विजन का फोटो देखेंगे, तो वेरी सिमिलर। इट इज कॉल्ड डबल डेल्टा। सो डबल डेल्टा विदाउट कैनार्ड उन्होंने अगर बनाया है, इसका मतलब विंग ट्विस्ट यूज किया है। तो विंग ट्विस्ट का इस्तेमाल अगर हुआ है, इसका मतलब ये फुली वो है, कार्बन फाइबर एंड aramid, those kind of fibers have been used. So it is mostly a non-metallic or less metallic aeroplane, which means it is radar transparent. So बहुत सारी चीजें उसमें से हमें देखने और सीखने मिला है, और एटलीस्ट मैंने तो जो अध्ययन किया उसके बारे में, it looks like a capable airframe at least. एंड एक लॉयल विंगमैन की तरह दूसरे मैन फाइटर के साथ अगर गया है, इसका मतलब इट इज स्टेशन कीपिंग बोलते हैं उसको। स्टेशन कीपिंग कैपेबिलिटी भी उसमें अच्छी है, बिकॉज इट वाज अ स्टेडी रन। बहुत अच्छी स्टेशन कैपेबिलिटी कीपिंग कैपेबिलिटी है वो भी। दैट आल्सो इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, बिकॉज स्टेशन कीपिंग विद अनदर एरोप्लेन which is mobile in terms of speed and altitude for a drone is not a easy thing to do. So उसमें भी इन्होंने थोड़ा बहुत महारत हासिल किया है। तो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगर मैं बोलूं, हमें वहां पहुंचना है, वो वहां पहुंच चुके हैं। तो हम लोग पीछे क्यों रह गए यहाँ पे? बहुत अच्छा सवाल। इसमें दो रीजन है। सबसे पहला रीजन जो है वो है हमारा
red tapeism and the babudam. I mean, with all due respect, क्योंकि हर चीज इनके थ्रू जाता है और ये जो है हर एक में अड़ंगा लगाते हैं, 50 सवाल पूछते हैं, वापस भेज देते हैं फाइल पे, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई वो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, nobody asks them. So this babudam is actually the one which is putting brake to our progress. और दूसरा रीजन है कि एकदम स्ट्रिंजेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर, आपको बजट अलोकेट किया जाता है, फिर आप उस पर काम करते हैं, फिर अपना प्लान देते हैं, वो अप्रूव होता है, फिर लौट के आता है, आप स्पेंडिंग करने में भी 50 बार सोचते हैं, उसको टेंडर के थ्रू ही करते हैं, टेंडर में भी आप पूरा सोचते हैं कि भाई ये 3 लोग नहीं अप्लाई करेंगे, सिंगल वेंडर सिचुएशन हो गया तो हम क्या करेंगे, सिंगल वेंडर कोई करता नहीं है। सो हमारे अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, वेर एज वहां पे इट इज माई वे और द हाईवे, आप करेंगे तो बढ़िया, नहीं तो आपका आप आजीवन जेल चले जाएंगे। तो एक भय के माहौल में और एक नो ऑप्शन के माहौल में चाइना प्रोग्रेस कर रहा है। लॉन्ग टर्म में क्या ये ठीक है कि नहीं है, ये बड़ा डिबेट का विषय जरूर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में दे आर एबल टू अचीव थिंग्स एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस, वेरी फास्ट पेस, बिकॉज वहां पे पार्टी है, पार्टी का आर्मी है। इट्स द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर a political party has an army, navy and the air force and a country. तो एक्चुअली एक हम हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते हैं डेमोक्रेटिक वर्सेस ऑटोक्रेटिक को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव ऑलवेज टेकन डिसाइसिव डिसीजंस, मोस्ट ऑफ देम। और ऐसा नहीं है कि हम ये ब्लेम नहीं Sometimes delayed also. समटाइम्स डिले होता ही है, हर जगह होता है डिले। उनका भी प्रोजेक्ट डिले हुआ होगा जब भी शुरू किया होगा, एंड आई डोंट थिंक सो इज गोइंग टू बी इजी इमीडिएटली कमीशन। अभी तो टेस्टिंग करेंगे बहुत 2-3 साल तक, 10 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 6 से 7 साल कहीं नहीं गया बिफोर इट इज टोटली फुली ऑपरेशनलाइज्ड, एंड प्रॉब्ली उसका यूज भी ना रहे तब तक, वट एवर। बट डेमोक्रेट कंट्रीज चाहे वेस्टर्न में हो चाहे इधर हो, दे डू डेवलपमेंट। तो ये Absolutely, absolutely. एंड यू आर ऑल्सो इन द सेम फील्ड, तो आपको तो मालूम ही है कि हाउ फास्ट वी आर टर्निंग अराउंड ड्रोन्स नाउ, इवन दो वी वर द लेट स्टार्टर्स बट वी आर द लीडर्स नाउ। भारत तो लीडर्स है अभी। so what do you think, like is the technical, जैसे मैं देखता हूँ कि our Indian Americans के जो भारत से आते हैं यहाँ पे, they are turning out $8 billion firms, perplexity.ai एक बना दिया, and the same like you and me, people who are coming here with bright ideas and they have the perseverance and the age with them, and they're turning out big startups। भारत में भी कर सकते हैं क्योंकि सेम पूल है, वो सेम पूल जो भारत में नहीं कर पाया यहाँ पे कर देता है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स आल्सो, तो यूथ के लिए तो बहुत सारे यूथ में एक मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो एग्रीकल्चर जानता हूँ इसका रीजन। हाँ बोलिए, आप बताइए, मैं बताऊंगा। बताइए आप। सबसे बड़ा रीजन जो है हमारे यहाँ वो है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पे काम होना चाहिए। मैं बिल्कुल ही रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं। हमारे यहाँ रिजर्वेशन की प्रथा शुरू क्यों हुई? क्योंकि जो प्रताड़ित थे वो प्रताड़ित ही रहे सदियों तक। मैं ऐसे फैमिलीज को जानता हूं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब किसी साहूकार के फैमिली का एक गुलाम ही रहे। तो मैं बिल्कुल ही रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं। मैं उस चीज के खिलाफ हूं जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। आपका होना चाहिए कि आपके आर्थिक स्थिति बेस्ड रिजर्वेशन। कि आर्थिक स्थिति आपकी अगर कमजोर है तो सरकार को आपको आपके परिवार को मदद करनी चाहिए। और दूसरा एक्सेलेंस का प्रोत्साहन। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को जोड़ना नहीं है हमें। एक्सेलेंस को प्रोत्साहन देना चाहिए, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो। जो एक्सेलेंस पे एक्सेलेंट लग रहा है आपको, क्योंकि हर चीज जो है एक बीज से शुरू होता है और वो बीज एक्सेलेंस का है आइडिया।
अगर आपको लगता है ये आइडिया आगे जा करके देश की उन्नति में काम आएगा, देश के सुरक्षा में काम आएगा, तो उस आइडिया को आपको सींचना चाहिए। क्योंकि आगे जाकर के क्या वो आइडिया किस रूप लेगा और किस तरह के एक वृक्ष बनेगा, उसका इल्म आपको बीज के दौरान नहीं है, क्योंकि आप बीज क्या है वो समझने की या दूरदर्शिता आपकी शायद ना हो, पहली बात। और दूसरी बात, हर बीज एक बड़ा वृक्ष बन जाए वो भी जरूरी नहीं है। ये कोशिश ये जो मोदी जी के गवर्नमेंट में बहुत ही अच्छे से हो रहा है। अदिति और आईडेक्स, ये सारी चीजों को मैं मतलब उस पर अलग प्रोग्राम कर सकते हैं। इन सब चीजों पे सरकार पैसा दे रही है, मैचिंग ग्रांट दे रही है। आप अगर 100 लगाते हैं तो सरकार 100 लगाती है। तो इस पे बड़ा काम जरूर हो रहा है, लेकिन इसकी तेजी की तीव्रता जो है बढ़नी चाहिए, ये मेरा सोच है। अगर आपको अमेरिका या चाइना इनके साथ कैचअप करना है और वो 100 के स्पीड पे दौड़ रहे हैं तो आप 50 में नहीं दौड़ सकते, आपको 150 में दौड़ना होगा। 100%। तभी जाकर के आप जाकर के पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। तो 100%। इसमें जो गतिरोधक है वो है हमारा रेड टेपिज्म और बाबूगिरी का जो अंग्रेज छोड़ के गए जो प्रणाली, वो प्रणाली कभी बदली नहीं, वो प्रणाली वैसे के वैसे ही है। और चंद किताबें पढ़ करके कोई आके आपके सर पे बैठ जाता है और उसको लगता है उसको सब कुछ आता है, और वो आपके देश की प्रगति पे जब रोक लगाता है अपनी जो चवन्नी के ज्ञान लेकर के, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर क्षेत्र में होता है, बट जहां होता है, मेरे ये मानना है कि किसी भी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। One who takes a decision should be a professional, isn't it? A bureaucrat has to be, say, for animal husbandry, secretary, chief secretary, joint secretary, or anybody who takes decision in the supply chain or the decision making chain, has to be an animal husbandry professional, not someone who's done MA history and cleared some exam and sitting on top of you and asking you questions or taking decisions. Because जब तक वो उस क्षेत्र के बारे में समझने लगेगा, पता चला अगला पोस्टिंग उसका हो गया डिफेंस, या उसका अगला पोस्टिंग हो गया मानव कल्याण विकास परिषद, समझ रहे हैं आप? दैट इज अ प्रॉब्लम। ये अंग्रेज छोड़ गए, वी आर नॉट एबल टू ब्रेक दिस शैकल। मैं आपको बताता हूँ, नॉट एबल टू ब्रेक दिस शैकल। पता नहीं कब टूटेगा। मैं अपनी कंपनीज में बहुत लोगों को जब मैं हायर करता था, तो सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, लेकिन जो कैंडिडेट्स मिलते थे वो मिलते थे बीए म्यूजिक, बीए आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस बहुत ही कम मिला मुझे। और इवन दो वे एडवर्टाइजिंग, मैं अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, सम ऑफ देम वर एक्सीलेंट प्रोग्रामर्स, उनका स्किल सेट वाज अमेजिंग। उसने ग्रेजुएशन आर्ट्स में करी है, लेकिन उसका जो कंप्यूटर स्किल्स है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग इज वे डिफरेंट देन इवन इंडियन ग्रेजुएट, जहां पे हम लोग H1B कैंडिडेट देखते थे। तो आई सॉ दैट आल्सो। तो एजुकेशन और स्किल्स में बहुत फर्क है आजकल, क्योंकि अगर किसी ने फैमिली प्रेशर में इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिया, लेकिन वो इंजीनियरिंग उसको पसंद ही नहीं है, तो हाउ विल ही परफॉर्म? उसको किसी और में है। एंड समटाइम्स यू गेट बीकॉम ग्रेजुएट्स, आई हैव सीन डॉक्टर्स बिल्डिंग अमेजिंग IT सिस्टम्स, अमेजिंग। इंडिया में भी मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, दे आर डॉक्टर्स एंड दे आर बिल्डिंग अमेजिंग IT सिस्टम्स। मतलब वो IT लोगों का भी दिल चैलेंज देम इन कोडिंग एवरीथिंग एल्स। तो स्किल सेट बेस्ड जो रिक्रूटमेंट है, आई थिंक दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनोवेशन। क्योंकि कभी भी क्या होता है कि किसी सिचुएशन से आपको बाहर जाना पड़ेगा, एंड देन यू कैन सी फ्रॉम आउटसाइड मच क्लियर। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि स्किल्स आर जो बोल रहे हैं वो देखिए, दो चीजें अनरिलेटेड हैं। या मैं बात कर रहा हूँ जो लोग डिसीजन मेकिंग ग्रुप में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन मेकिंग ग्रुप में हैं, वो प्रोफेशनल होने चाहिए। ये मोदी जी ने कोशिश किया था, पर बहुत प्रोफेशनल्स को लाए और उनको डायरेक्टली जॉइंट सेक्रेटरी बनाया, तो कम समय के लिए सही।
लेकिन बाकी जो चारों तरफ के जो एग्जिस्टिंग प्रणाली है उनको ऊपर जाने नहीं देंगी। बड़ा सिंपल है वो। A square peg cannot fit in a round hole, isn't it? The hole has to become square for the square peg to be fit in. True. तो आप स्क्वायर पेग को राके राउंड होल पे घुसाने की कोशिश करेंगे, कभी होगा ही नहीं वो तो। इट इज इम्पॉसिबल। तो इसीलिए कह रहा हूँ इस चीज की एक ओवरऑल अगर हो जाए कुछ हद तक, नॉट द कंप्लीट ओवरऑल की पूरा दुनिया बदल डालूंगा, ऐसी बात नहीं, कुछ हद तक ओवरऑल हो जाए, या आप वैसे ही लोगों को सेलेक्ट करके उन्हीं लोगों को उसी फील्ड पे आगे बढ़ाएं, मतलब उसी मिनिस्ट्री में बचपन से लेकर के सीनियर पहुंचने तक उसी मिनिस्ट्री पे ले जाएं, ऐसा कुछ करें ताकि जो डिसीजन मेकर जो हरफन मौला ना हो। बिकॉज हरफन मौला डिसीजन मेकर जो है हमेशा गुड़ गोबर ही किया है। इतिहास गवाह है, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, इतिहास गवाह है 70 से 80% या 90% जो हरफन मौला लोग हैं उन्होंने गुड़ गोबर ही किया है। ठीक है। और अरफन मौला का जो माइंड है ना, दैट इश्यूज चेक्स विच इज बॉडी कांट कैश। उसको लगता है कि कुछ आता है, उसको नहीं है। यू हैव टू हैव अ वर्टिकल प्रोफेशनल टेकिंग डिसीजन, एज सिंपल एज दैट। You cannot have a health minister who's not a, or a health secretary who's not a doctor. You can't have an MA psychology or history be a secretary or a chief secretary in a health ministry. Simple as that. Many countries follow it, except Commonwealth. Because that is how English created this divide. You know, they wanted a chaplus in taking decision-making loop, and less informed, the better. क्योंकि वो लूट सके। तो उनकी जो हर प्रणाली जो है उसका एक अंडरलाइंग कोर रीजन था कि लूट, चोरी, वो था उनका कोर रीजन। तो उन्होंने जो भी प्रणालियां बनाई वो इसीलिए बनाई कि वो किसी तरह हर जगह से चोरी करके इंग्लैंड ले जाएं। अब उसी प्रणाली पे आप बैठे रहेंगे तो हो गया बेड़ा गर्क। अच्छा, अभी टॉपिक थोड़ा सा इसमें और थोड़ा ऐड करते हैं, जैसे कि अभी हम अमेरिका और इंडिया को देख रहे हैं। थोड़ा हमने शुरू में मजाक भी बनाया कि जो अमेरिका और इंडिया में, एंड इंडियन एनालिस्ट्स आर वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग ट्रम्प नाउ। जयशंकर जी यहाँ पर है। What do you think is going on right now? क्या चल रहा है? Is India worried or India doesn't care what America is doing right now? Super question. See, in this, let me give you the bigger view of geopolitics. It's been my PhD subject. I'm a sociology student with international relations as my core, with MPhil and PhD in it. So, with all due respect, I'm saying this. Checking China is in interest currently, is in interest of United States. Okay. So it is doing all that it can to check China through India. But while doing so, it does not want to create another Frankenstein, or in its view, another Frankenstein, which will question the future hegemony of, or the future lone standing of US. तो ये बहुत ही एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट करेंगे, और करना भी चाहिए। अगर मैं अमेरिकन होता तो मैं करूंगा कि बड़ा ही बैलेंस करूंगा दोनों चीजों पे, ताकि दोनों के फन कुचले रहे और इनका फन हमेशा ऊपर रहे। लेकिन यहां पे आती है सच्चाई। इट इज इम्पॉसिबल टू कीप दीज टू जायंट्स डाउन, इम्पॉसिबल। और इनका अगर सोच ये है कि हमारी वर्चस्व दुनिया में बनी रहेगी सदियों तक, ये गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अकेले कंट्री की वर्चस्व अगर किसी भूगोल पे अगर रहे तो वो उनकी पॉलिसी चलाते हैं, और 90% ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि सिंगल कंट्री पॉलिसी जो है वो दुनिया के लिए अच्छा नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल इराक, फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट, फॉर एग्जाम्पल मेनी सच कंट्रीज, लिबिया।
अफ्रीकन कंट्रीज, वेनेजुएला, कितना मैं आपको एग्जांपल दूं जहां आप हो सकता है अच्छे नीयत से गए हों, लेकिन अंडरलाइंग रीजन आपका ये रहा हो कि ए हमारा वर्चस्व बना रहे, दूसरी वो है कि हमारी जो इकोनॉमिकल स्टेट वर्ल्ड में अव्वल में रहे। दोनों ही इम्पॉसिबल है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात क्यों बोल रहा हूं मैं इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो कुछ चाइनीज पॉपुलेशन है और इंडियन पॉपुलेशन है वो है मेहनती पॉपुलेशन, वो 10 से 16 घंटे काम करने वाले पॉपुलेशन। उनको फर्क नहीं पड़ता कि एसी चल रहा हो नहीं चल रहा हो। और वो ऐसे लोग हैं जो फ्राइडे को ये नहीं कि भाग जाएंगे और सीधा मंडे के सुबह मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लोग मेहनती लोग हैं और मेहनती लोगों की संख्या बड़ी है ये दोनों कंट्री में। आपके मेहनती लोग और इनके मेहनती लोगों के खिलाफ आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दें तो ये भाग रहे हैं 200 की स्पीड पे और आपके लोग भाग रहे हैं 50 की स्पीड पे। कभी ना कभी तो ओवरटेक करेंगे। आप उस पर रोक जरूर लगा सकते हैं और लगा भी रहे हैं और बड़ा कारगर रोक लगा रहे हैं, बट वो काम नहीं आने वाला है। ये सच्चाई है। आदि एक्चुअली मैं आपसे एक स्पेसिफिक और एक और क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि जैसे कि आप डिबेट्स देख रहे हैं 3 दिन से, द एंटायर सोशल मीडिया इज ऑन फायर, और लोग मजाक भी बहुत बना रहे हैं एंड टोटली एक्सपोज्ड कि हो गया है। नाउ द ऑडेसिटी ऑफ द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट विल बी टू गिव लेक्चर्स टू इंडिया ऑन रिलीजियस फ्रीडम। अभी यहाँ पे रिलीजन्स के नाम सुन लीजिए, एलजीबीटीक्यू इज अ रिलीजन, है ना। चर्च के जितने भी फैक्शन है सब डिफरेंट रिलीजन्स है, कोई भी एक नहीं है। एलजीबीटीक्यू प्लस 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 भूल गए। हाँ। मैनहुड इज अ रिलीजन, वुमेनहुड इज अ रिलीजन, और रॉबिनहुड वो भी बन सकता है अभी बाद में। वो भी रिलीजन है, दूसरे से चोरी करके एक स्टील फ्रॉम टॉम एंड गिव इट टू डिक। और डिक चीनी। और द ये सब तो रिलीजन्स है, लेकिन ये भी रिलीजन है कि नाउ मागा इज अ रिलीजन, नॉन मागा इज अ रिलीजन। तो रिपब्लिकन पार्टी में बहुत सारे रिलीजन्स है, क्योंकि एनीथिंग विद द कल्ट फॉलोइंग इज अ रिलीजन। ट्रू। और यू कैन प्रोक्लेम एज अ रिलीजन ऑल्सो, बड़ा आसान है। पता नहीं हिंदुओं ने ऐसा क्यों नहीं किया अब तक, तो मेरा राय होगा कि कुछ करे तो हम उसमें हर चीज बना सकते हैं रिलीजन। द पॉइंट इज, अब ये भारत को भी लेक्चर्स देंगे, शायद देंगे मोरालिटी का लेक्चर्स की सी वी हैव फ्रीडम, एंड एक और रिपोर्ट आ जाएगा थोड़ी दिनों में। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत भी ऐसी कोई रिपोर्ट निकाले कि इन लोगों के लिए? बिल्कुल निकालना चाहिए। स्वीडन का रिपोर्ट लेकर के यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट में चर्चा करते हैं लोग। स्वीडन की अगर आप पॉपुलेशन देखिए 2 लाख वहां से कम है। ट्रू। स्वीडन से दुगना लोग हमारे 2 लाख में रहते हैं। करेक्ट। और 2 लाख वाले पूरे भारत को भी लेक्चर दें तो कैसा लगेगा, आप सोचिए। स्वीडन का बीडन का रिपोर्ट लेकर घूम रहे हैं। ऐसा रिपोर्ट हमें भी निकालना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पावरफुल लोगों से ये बात पहुंचाऊं। निकालते हैं, हम भी निकालते हैं। 35 करोड़ के लोग भारत को एडवाइस कर रहे हैं 140 करोड़ के लोग पे कि आपके इधर पॉवर्टी है। अरे 35 करोड़ में से आपके 25 करोड़ तो सड़क पे रह रहे हैं। हाँ, तो विच इज 25 करोड़ में 24 करोड़ तो गांजा फूक रहे हैं। नहीं, वो अलग है, प्लस वो 49 हो गया अभी। तो 35 करोड़ में से आपके जो है करीब मतलब कितना, व्हाट इज, तो ये अब हम लोग एज ए इंडियन अमेरिकन हम लोग देखते हैं सब सिचुएशन, और हम लोग को सुनना भी पड़ता है, चुप रहते हैं, क्योंकि इन लोग के जब कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो सब सुन रहे हैं बेवकूफी वाली बातें। अभी वो कोई बोलेगा आप ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे हो? अभी उसने जो बोला था फर्स्ट 2 सेंटेंस में हमने उसको भाप लिया क्या बोलने वाला है।
वी कांट. आई जस्ट केम बैक फ्रॉम अ लॉन्ग मीटिंग. तो मैं 2 घंटे का मीटिंग था, बात काम की हुई थी 5 मिनट की. एंड आई फॉर 5 मिनट्स में अपना घूमने कॉन्फ्रेंस के रूम में घूमता रहा मैं, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट अटेंडिंग. तो आईक्यू लेवल पे बात हो रही थी. तो बोल रहे थे कि इन अमेरिकन आईक्यू लेवल इज 104. मैंने कहा किसने कैलकुलेट किया, बताओ किसने कैलकुलेट किया. वो आपने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया. दैट मीन्स द अपर लिमिट ऑफ योर आईक्यू इज आइंस्टाइन्स आईक्यू. फॉर मी, आई डोंट रिकॉग्नाइज आईक्यू ऑफ आइंस्टाइन. इंटेलिजेंट आदमी नहीं है मेरे लिए. मेरे लिए योगी डूइंग तपस्या इज मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि उसका वो मेटाफिजिकल लेवल पे जा रहा है. सो व्हाई डोंट वी कम अप विद आवर ओन स्टैंडर्ड्स. ट्रू. बट वही है कि जो हमारे यहाँ हमारा हमारा जो सनातन धर्म क्या सिखाता है कि आपको इस दुनिया की नहीं, मोक्ष की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये जो जीवन मरण साइकिल से आप निकलें, है ना. तो हमारे लिए कोई क्या बोले, कोई क्या ना बोले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बहुत कम फर्क पड़ता है जिंदगी में. हम अपना स्टैंडर्ड लाएंगे. उस अपने स्टैंडर्ड में अगर 100 लोग अव्वल नंबर में होंगे, अगर 100 के 100 हम ही होंगे, बाकी कोई होगा ही नहीं. तो उस स्टैंडर्ड में ये क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी सभ्यता नहीं है उस स्टैंडर्ड में क्वालिफाई करने की. ट्रू. तो इट इज लाइक बीसीसीआई प्लेइंग और आईसीसी प्लेइंग क्रिकेट विद ओनली वन टीम. वो भी एक डिफिकल्टी है. तो आपको ऐसा स्टैंडर्ड बनाना चाहिए जिसमें सारी टीम का योगदान हो. तो ये जो करंट आईक्यू सिस्टम है, वो ऐसा सिस्टम है कि एक डमैस भी उसका उस लिस्ट में अपना नाम पाने की, क्या बोलते हैं, एटलीस्ट उम्मीद रख सकता है. So in today's scenario, when you see now in terms of Western advancement और अपना भारत का in terms of technology and defense preparedness, तो how do you see the अभी तो मुझे दिख रहा है कि L&T से भारत ने ऑर्डर किया है. lot of new ships are joining. How do you see the future of defense preparedness? क्योंकि एक समय में आके अमेरिका से ही लड़ना पड़ेगा. एक समय में आके चीन नीन तो सब ये अपने आप ही गायब हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ जो भी वो डेवलप कर रहे हैं, दे आर डेवलपिंग फॉर वेस्टर्न वर्ल्ड. भारत पे यूज करें ना करें, बट अल्टीमेटली भारत हैज टू कम टुवर्ड्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो उसको वेस्ट से है, नॉट फ्रॉम द ईस्ट. That's true. No, that is what you're saying is absolutely true. Absolutely true. Like all the games against India are played from the west, not from the east. ईस्ट के लोगों का तो बुद्धि पकड़ लेते हैं हम लोग उनको. उसने कुछ मूव किया तो वी नो इट, बट दीज गाइस. बट अमेरिका जो है शातिर बहुत है. इस शातिरता में हम उसके वो कहीं कभी भी तुलना नहीं कर सकते हैं. इतनी शातिर कंट्री का शायद ही कोई हो दुनिया में. समवेयर वी हैव टू कट इट आउट. अभी ब्रेन पावर में देखा जाएगा, समवेयर टू कट इट आउट. जो भी एक्चुअली अमेरिका क्या है, एक्शंस लेता है, भारत एक्शंस नहीं लेता. प्रॉब्लम ये है, वो लोग चाहे मूर्ख दे विल टेक ए फुलिश डिसीजन बट दे विल एक्ट ऑन इट. भारत एक्ट नहीं करता ऑन द टाइम, एट टाइम. वो लोग एक्ट करते हैं. देखिए कभी ना कभी जो ताइवानीज हैं, एशियन इंडियन है, श्रीलंकन है, जापानीज हैं, ये जो ऑल एशियन जो ग्रुप है पूरा, कोरिया, ताइवान, जापान, श्रीलंका, एशियन इंडियन, ताइवानीज, इनका जो मीडियन हाउस होल्ड इनकम है और पर कैपिटा इनकम है, ये जो नॉन हिस्पैनिक वाइट से कहीं गुना ज्यादा है. और ये अपने बच्चों को तालीम भी अच्छा दे पाते हैं. और विवेक रामास्वामी के जैसे ये ऐसे लोग जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट में भी पहुंच गए हैं. तो जो the entire Asian population, including Asian Indian population, that is Indian population, may tomorrow call the shots in United States, and a contribution of white Americans slowly will go down.
If that happens, then I would say America will be Indianized. नहीं, एक्चुअली इंडियंस ने अपने बैक पे टारगेट का मार्क लिख लिया है, बिकॉज पूरी दुनिया में बोलते रहे हम सबसे ज्यादा इनकम है हमारी, ये है वो बोलते रहे. नाउ दे आर टारगेटिंग द टॉप, सबके ऊपर आएंगे. देयर वाज अ फेज इन अमेरिका इन 80s वेयर जापानीज वर टारगेटेड. देयर वाज अ फेज इन 90s वेयर हिस्पैनिक्स वर टारगेटेड. इस्लाम वाज टारगेटेड इन 90s एंड 2000s अर्ली. तो सब लोगों को, मुसलमानों को भी टारगेट कर चुके हैं. अब इंडियंस की बारी है, बट इंडियंस की बारी पहली बार आई है 1923 के बाद. सो अभी तो ताइवानीज ऊपर है ना, हाँ इंडिया को ओवरटेक कर गया ताइवान वाले. हाँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दे आर गोइंग आफ्टर एवरीथिंग. मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी विवेक रामास्वामी के ऊपर एन कुल्टर ने सीधा बोला था कि यू कैन नॉट बी द प्रेसिडेंट बिकॉज यू आर ए हिंदू, यू आर नॉट ए क्रिश्चियन, बोला था उसने. एंड शी इज अ प्रोमिनेंट वॉइस फॉर मागा. तो मुझे कुछ और ही दिखता है, एंड वो दिखता है कि मास. व्हाई डू यू थिंक बराक हुसैन बिकेम क्रिश्चियन? दैट इज द रीजन, नो? यस, उसमें कोई दो राय नहीं है. कहाँ वो चर्च जाता था एक्सेप्ट ड्यूरिंग प्री प्रेसिडेंसी एंड ड्यूरिंग व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट. He practices a different religion. He shows a different religion to the world. Simple as that. या मास स्केल में दे विल टारगेट, मास स्केल में टारगेट करेंगे इंडियन अमेरिकन को. मुझे दिख रहा है फ्रॉम जॉब्स, फ्रॉम वीजाज, फ्रॉम इवन पर्सनल अटैक्स. कितने इंडियन स्टूडेंट्स को मारा है, कितने सारे मारा है, इंक्लूडिंग वन ऑफ द एआई फाउंडर्स रिसेंटली. तो व्हाट विल बी द इंडिया स्टेप्स, क्योंकि इंडिया का रेमिटेंस जो यहाँ से डॉलर वर्सेस रुपी का जो चलता है $129 बिलियन था. जैसे फेमस स्टेटमेंट ऑफ अजीत डोभाल कि हम तो उसे, हमारा डिफेंस का एक्सपेंडिचर ही उसे निकल जाता है जस्ट फ्रॉम रेमिटेंसेस. तो कम होगा क्योंकि सेकंड थर्ड जनरेशन रेमिटेंस क्यों करेगा? करेक्ट, वो कम हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है एज सच. सो व्हाट विल बी द इंडियन स्टेप्स? आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है? कोई स्टेप नहीं लेगी. जीरो. वी वांट गुड रिलेशंस विद एवरीबॉडी. वी हैव बीन लाइक दैट. अच्छा है या बुरा है उस पर डिबेट किया जा सकता है, बट मेरा अपना व्यक्तिगत सोच ये है कि लेना भी नहीं चाहिए. हमें क्यों हम यूएस बनना है? हमें वासुदेव कुटुंबकम बनना है, सही मायने में बनना है, वो बन रहा है. लेट्स नॉट islandize ourselves and let's become one planet. Let's become one nation, one world. सो डोंट यू थिंक कि उससे भारत की प्रिपेयर्डनेस पर भी फर्क पड़ेगा? बिकॉज अगर कहीं पे हम लोग एक्शंस नहीं लेंगे, एंड डू यू थिंक पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. Without spending something you won't be able to gain anything. खोना पड़ेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है. अब देखिए, आपका बांग्लादेश को हमने आधे से जितना उन्होंने मांगा था, आधे से ज्यादा एक मुश्त में हमने उनको दे दिया अनाज, जबकि वो हमारे मंदिरों पे जला रहे हैं और हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं. तब भी हमने बोला यार, किसी पड़ोसी को भूखों मारना ठीक नहीं है. ये अगेन डिबेट का विषय देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत सोच है देना चाहिए था, क्योंकि लड़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन इंसानियत अपनी जगह पे है. ये मेरा अपना सोच है. मे बी आई एम रॉन्ग, बट वो समझ ही सकते हैं कि दिया है. सो द एंटायर regime change philosophy was wrong, theory was itself wrong. What do you say that also? कि regime changing भी फिर गलत है. डिस्कस दैट. देखिए, यहाँ भी जिस भी कंट्री ने अमेरिका का खिलाफ मुहिम खोला था ओपन, वो सब कंट्रीज के जो प्रीमियर्स हैं उनको हटा दिया गया. इमरान खान फॉर एग्जांपल, शेख हसीना, कितने कंट्रीज हैं, सद्दाम हुसैन, आप गिनते जाइए, सबको हटा दिया गया. तो ये तो होगा ही. लेकिन ट्रम्प और मोदी जी बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं.
एक दूसरे को फ्रेंड्स बोलते हैं, तो इनका फ्रेंडशिप का भरपूर फायदा उठाया जाएगा। आपने कोड लैंग्वेज में कुछ बताया है अभी। आप ज्यादा मेरे से बुलवाएंगे, फिर लोग इसको कोट करेंगे, फिर इसको आपके बैठे अमेरिका में दुनिया मेरे पीछे पड़ जाएगी। दर्शकों इसको जरा डिकोड करिए अभी आप, तो थोड़ा सा हिंट दीजिए ना कि क्या होगा, कैसे होगा दोस्ती का। I'm privy to a lot of information, so I don't want to divulge. So. थोड़ा सा हिंट दीजिए लोगों को, थोड़ा हिंट, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए तो मैं इतना जरूर बता सकता हूं आपको, कॉन्ट्रारी टू कॉमन बिलीफ, आने वाले समय में इंडिया और यूएस के रिलेशंस बेहतर होंगे, तो राय नहीं है इसमें। देखिए, जो ट्रम्प सोच रहा है अपने देश के लिए सोच रहा है ना, गलत नहीं है उसका सोचना। हम भी यही बोल रहे हैं कि कोई भी लीडर अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोचे, वो अच्छा लीडर है। तो मैं बोलता हूँ इंडियन अमेरिकन को कि भाई अपनी अपनी अपना पिछवाड़ा आप लोग खुद ही मतलब खुद ही संभाले। वो भी है ऐसे कि देखिए, पिछले 2 सदी 3 सदी में हम बहुत अलग अलग खेमों में बटे थे, बहुत छोटे छोटे खेमों में बटे, उससे भी छोटे छोटे खेमों में बटे। शायद ये नियति का नियम था कि हम ऐसे खेमों में बटें ताकि हम बचे रहें, बट आज नियति का रीजन ये है कि हम मिलें। फॉर एग्जाम्पल, आई कीप सेइंग दिस, सपोज कोई एलियन कम्स एंड अटैक्स यू, वी विल कम टुगेदर एज ह्यूमंस एंड फाइट देम, इजंट इट? एलियन गन तो हम तो अमेरिका, रशिया, चाइना करेंगे हम नहीं, मिल करके अटैक करेंगे और मिल करके लड़ेंगे। तो आपका लड़ाई का दायरा बढ़ते चले जाता है, आपके डिफरेंसेस कम होते चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो लड़ाई क्यों एक जरिया हो आपको मिलने का रीजन के लिए? लड़ाई नहीं होने का जरिया होना चाहिए, प्यार भी तो हो सकता है। टुडे वी आर fighting global temperature rise and climate change as one, at least on paper, isn't it? Not as different countries. तो धीरे धीरे खेमे जो है खत्म होते जाएंगे। लिखित में ले लीजिए आप मेरे से, बात हो गया कहीं कहीं हद तक, और जिस तेजी से ये खत्म हुआ है, सदियों चला, बट जिस तेजी से ये लाइन ब्लर होने शुरू हुए, उतनी तेजी तो टेक्नोलॉजी ने नहीं दिखा है। ट्रू। मैं मराठी भी हूँ, मल्लू भी हूँ, तमिलियन भी हूँ, गढ़वाली भी हूँ। मेरे बच्चों पे क्या लाइन है? उनके लिए कोई लाइन नहीं है, उनके लिए एक ही आइडेंटिफिकेशन है, भारतीय होने का। मैं तो ये कहता हूँ भारतीय नहीं, एक भूगोली होने का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए हमारा। लड़का लड़की भी नहीं होना चाहिए, ह्यूमन। नहीं, मैं एक तरह से आपसे सहमत भी हूँ, और अगर मैं वर्णाश्रम की दृष्टि से देखूं तो सही बात भी है, क्योंकि पहले तो मनुष्य ही एक जाति है बस, तो जाति तो एक ही है, मनुष्य। और वर्ण अलग हो सकते हैं लेकिन जाति तो एक ही है। अच्छा, एक आप मुझे कुछ भी सनसनीखेज टॉपिक नहीं दे रहे, लोग देखते नहीं यूट्यूब उसके बाद, है ना? तो एक सो टेल मी वन थिंग कि ये जो सब जितने भी बाकी चैनल्स के हिसाब से हम लोग नहीं चलते हैं, सतोलॉजी में हमारा क्राउड ही अलग है, काफी एजुकेटेड लोग हैं इधर। तो टेल मी वन थिंग कि व्हेन वी लुक एट टुडेज जियोपॉलिटिक्स व्हिच इज योर सब्जेक्ट, ठीक है, तो अभी युद्ध हो गए, हर जगह युद्ध हो गए, रेड सी में अभी यमन का चल रहा है, एंड ये कभी रुकता नहीं है, बिकॉज एवरीवेयर वेपन्स आर सेलिंग, और भारत भी पीछे नहीं है। भारत इज ऑल्सो बिकमिंग वन ऑफ द टॉप वेपन्स एक्सपोर्टर्स, छोटे गन से लेके मिसाइल्स तक, और हो सकता है फ्यूचर में मरुत भी एक्सपोर्ट हो, मरुत ट्रेनर जो बन रहा है पार्ट 2, है ना? तो वेयर डू यू सी
इंडिया स्टैंडिंग, एक तरीके से मैं देखूं तो इंडिया उसी लाइन में आगे बढ़ रहा है जैसे यूएस आगे बढ़ा था। प्राइवेटाइजेशन और डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया का भी चल रहा है बहुत बड़े स्केल पे, और शायद वो 10 साल में, क्योंकि टेक्स टाइम फॉर इंडस्ट्रीज टू मैच्योर, 10 years में इंडियंस विल हैव देयर ओन लॉकहीड मार्टिन। ये दिखता है क्लियरली थ्रू जॉइंट वेंचर्स और थ्रू इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन। और वो चाइना का तो डेफिनेटली कम होगा, बिकॉज वो जो प्राइवेट एंटरप्राइज में क्रिएटिविटी इनोवेशन रहेगा वो दे कैन नॉट मैच थ्रू द पार्टी डिक्टेट्स। सो अमेरिका और इंडिया ही दो प्लेस बचे जहां पे इंडिपेंडेंट न्यू टेक्नोलॉजीज विल बी डेवलपिंग। और विद ये जो रिसेंट मागा क्राउड का अटैक हुआ है, दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि नाउ इंडियंस विल बी हेजिटेटिंग टू कम टू दिस कंट्री, ये भी क्लियर है। तो उल्टा रिवर्स होगा कि मोर अमेरिकन और इंडियन अमेरिकन विल सर्च फॉर जॉब्स इन इंडिया ऑन दिस इन दिस एरियाज, ये भी दिख रहा है मुझे। सैलरी लेवल्स हैव गॉन अप। सो व्हाट यू सी इन द फ्यूचर, जो कि मुझे दिख रहा है कि बड़े फेमस लेखक हमारे चैनल पे आते हैं रेगुलरली, शरद मोहन, उनकी पुस्तक भी है इंडिया यूएसए फाइट इन 2047। ही इज द फर्स्ट ऑथर टू से दैट। तो आपको दिख रहा है वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। अब फाइट की परिभाषा क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर वेपन्स, नॉट इकोनॉमिक्स, वेपन्स, फिजिकल। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल for one major reason, we both are nuclear countries. But India has no weapons to target USA. क्या बात कर रहे हैं? इसमें अभी तो मैंने एक चैनल पे वो किया प्रोग्राम शिव अरोड़ के साथ। क्या बात कर रहे हैं? Our triad is complete. तो बताइए ना, वो बताइए इन्फॉर्मेशन, दर्शकों को वही इन्फॉर्मेशन सुननी है, बताइए आप। किसी को भी कहीं से भी निस्तनाबूद करने की क्षमता रखते हैं आज हम। एक न्यूक्लियर सबमरीन में न्यूक्लियर वॉरहेड टिप्ड आईसीबीएम है हमारे पास, इंटर कॉन्टिनेंटल का सी बड़ा है। समझे? किसी को भी सी बनाने के लिए कॉन्टिनेंटल का सी बहुत है। 3500 किलोमीटर की रेंज बताते हैं वो। नहीं, बहुत कम है ना, वो बहुत कम भी से क्यों, बहुत कम क्यों? हम पुश कम्स टू सब, हमको तो सिर्फ डीसी पे ध्यान देना है। बाकी सब बाढ़ में जाए, है कि नहीं? अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि सारे यूएफओज अमेरिका पे क्यों अटैक कर रहे हैं? ये भी मेरा एक बड़ा सवाल है। अमेरिका में ही आते हैं एलियंस ऑल्सो। ऐसे क्यों है? ऐसा क्या है? मतलब उनको लास वेगास में जाना है या फिर क्या होगा भाई? यहाँ आओ। स्पेशल इन्विटेशन है कि वीजा, उनको वीजा नहीं है? नहीं, जोक्स अपार्ट, द रीजन इज वेरी सिंपल। जो पिछले जमाने के जो यूएफओ साइटिंग्स आप उठा करके देखेंगे, दोज वर सम एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट प्रोग्राम्स emanating out of Area 52 and out of the Salt Flats. So, जो नासा जो काम बाकी जो नॉर्थरोप ग्रमन या फिर लॉकहीड मार्टिन या एरिया 52 में जो काम हुए हैं, वो किसी को बताया नहीं गया, और लोगों ने जब देखा, उसको फोटो लिया, उनको लगा एलियन है। Actually, it was your own certain programs which were shelved or which took shape over the period of time. So UFO is unidentified flying object. So वो flying object को अभी तक unidentified है वो. Not necessarily it is from out of this solar system. Similarly, मैंने देखा एक यूएफओ अर्जेंटीना में भी किसी कार चेज कर रहा था, उसका वीडियो आया है। अच्छा, वो देखा मैंने। या ऑर्ब, अभी नाम भी बड़े बड़े अच्छे देते हैं, ऑर्ब। So was it using a tethering technology? किसी को भी पकड़ लिया। और एक चीज है यहाँ पे ना, आपके यहाँ सनसनीखेज बहुत जल्दी बिकता है। ये भी मैंने नोटिस किया है। सनसनी बड़ा तेजी से बिक रही होती है। नहीं, डरे हुए लोग हैं ना, वो चर्च ने डराया हुआ है, इधर से डरे हुए हैं, फिर ज़ॉम्बी का थ्योरी इनका बड़ा स्ट्रांग है।
ये zombies आएंगे, कब्र से उठेंगे। 3 महीने में तो बॉडी गायब हो जाती है कब्र के अंदर, तो कैसे उठेगा कोई? समझ में नहीं। क्या होता है भाई, इसे हमारे यहाँ बड़ा बहुत बढ़िया है, जला के फिर वापस जमीन दोष कर दो, खत्म, ना रहेगी बॉडी ना बनेगा जॉम्बी। अच्छा, आप आपने पहले भी एक बार बताया था मजाक में, दर्शकों को आपको याद होगा कि वो 250 जंप्स इंडिया एक साल में कर देता है, वो लाइफ टाइम में करते हैं, है ना? तो क्या अमेरिकन सोल्जर जो आज आप देखते हैं, तो अभी आई थिंक दैट पीरियड इज ओवर नाउ, देवर इन अफगानिस्तान, इराक, बेसेस हैं इनके हर जगह से, बट सोल्जर्स आर नॉट फाइटिंग एवरीवेयर, एयर एयर अटैक। तो कभी ऐसा लगता है कि ये जो जॉम्बी लैंड है अभी, तो जॉम्बी लैंड कभी टिक पाएगा किसी और सोल्जर के सामने, या इफ यू फॉलो देम देन हम लोग भी जॉम्बी से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं हाथ पैर, ऑल द ब्रेवरी वी सी ओनली इन द हॉलीवुड मूवीज। तो ये कल्चर हैज बिकम कि हॉलीवुड मूवीज में अमेरिकन इज अ सेवियर, और रियल लाइफ में मेरे लिए जो ड्रग सेवन करके ऐसे ऐसे घूमता है वो भी एक जॉम्बी ही है, और इन जॉम्बियों की संख्या बहुत ज्यादा है आपके यहाँ। बहुत ज्यादा है। मेथ से लेके पता नहीं क्या क्या नाम है, वो सेवन पता नहीं, ये कहते हैं कि हर अमेरिकन जिंदगी में कम से कम एक बार तो इसका सेवन किया हुआ होता 100% मोस्ट ऑफ देम, और ये ज्यादातर एंग्लो सैक्सन पॉपुलेशन में ज्यादा है। है। हाँ, तो इसका मतलब अवेलेबल है, और सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं इसको बंद करने में, सरकारों की नाकामी है, जो ये जॉम्बी बना रहे हैं, और ये तो ब्रेन को अफेक्ट करेगा ही, आपका दिमाग पे तो असर डालेगा ही, एंड ओवर ऑल्सो अ पीरियड ऑफ टाइम आप भी खुद ही जॉम्बी बन जाएंगे, मरने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, और वो भी इनब्रेडिज्म इज टू हाई, मतलब कोई ना कोई किसी का कजन ही निकलता है। आई एम सो शॉक्ड कि सेम जीन पूल में वो लोग शादी कर लेते हैं, सेम जीन पूल में रहते हैं। इट्स अ वेरी डर्टी सिस्टम एक्चुअली इन अ वे। बट आप मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि विद द व्हेन यू लुक एट द पॉलिसीज ऑन द जियोपॉलिटिक्स साइड, भारत की पॉलिसी हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट फ्रॉम नेहरूज टाइम, नॉन अलाइनमेंट से लेके ग्लोबल साउथ तक कंसिस्टेंट है। नाम बदल चुके हैं बट नॉन अलाइनमेंट इज ग्लोबल साउथ। क्या भारत कभी अमेरिका के नेटिव ट्राइब में, आई एम ए सिटीजन ऑफ अपाचे नेशन आल्सो, तो वहां का एम्बेसडर भी हो फ्रॉम द अपाचे नेशन टू इंडिया, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं। और ये क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है कि व्हेन विल इंडिया रिकॉग्नाइज अस एज एन अपाचे नेशंस रिलीजियस एंड कल्चरल आइडेंटिटीज? ऐसा कब होगा कभी? बहुत अच्छा सवाल है, बट मैं आपका इसका संक्षेप में जवाब दूं अगर, मैं हमेशा से ये सोचता आया हूँ, जो अपैचन कल्चर और उनकी जो रिलीजन रही है, वो एक प्रोटो हिंदुइज्म है, और इसमें बहुत सारे हमारे पास इसके रीजन है। मुझे मेरा अपना व्यक्तिगत रीजन है उस इस पर बिलीव करने के लिए, क्योंकि ये भी अपने आप को धरती पुत्र मानते हैं, हम भी अपने आप को धरती पुत्र मानते हैं, ये भी हर तत्वों को पूछते हैं, हम भी हर तत्वों को पूछते हैं। हमारे लिए सब सब भगवान है, इनके लिए भी सब भगवान है। ये भी नॉन ह्यूमन से बातें करने की कोशिश करते हैं, हम भी करते हैं। तो हजारों लाखों किलोमीटर दूर कोई सभ्यता आपकी तरह अगर बिहेव कर रही है, या तो आप उस सभ्यता के ऑफशूट हैं या वो आपके ऑफशूट हैं। इसके अलावा कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं हो सकता कि आप और वो एक तरह से सोच विचार करें जिंदगी में। तो इसीलिए मैं हमेशा से ये माना हूं कि जो अपेचन कल्चर है, कस्टम्स है, रिलीजन है, वो एक प्रोटो हिंदुइज्म है, या आप वो कुछ भी नाम दे दें, नाम में क्या रखा है। नाम में क्या रखा है वो, मैं तो ये मानता हूँ कि जो वो बुलाएं वही हम मानेंगे, whatever they want। तो उनका उसमें मेरा डॉक्यूमेंटेशन चलेगा नया बुक में, तो उसमें मैं लिखूंगा ये कि जो मानते हैं हम उसी को मानेंगे। जैसे मैंने मैक्सिको में जो ओमनी होतल है, क्वात्सोलोतल है, उनको उसी रूप में माना, बट उनको एक कंपैरिजन कर दिया कि ये शक्र है, मतलब इंद्र है, ये उष्ण है, शुक्राचार्य है। तो एग्जैक्टली वही स्टोरी तो वही है। हम लोग वासुकी बुलाते हैं,
वो वस्का बुलाते हैं, सेम नाम तो सिमिलर है लेकिन खास में और हमारे में इतनी सिमिलैरिटीज हैं। समुद्र मंथन की लीला पे तो पूरा मैक्सिको चल रहा है। हम्म, समुद्र मंथन की लीला पे वो जो जो हमारे गरुड़ जो है सांप को पकड़ लेते हैं, तो वो उनके फ्लैग में है, तो देयर इज नो कंपैरिजन। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे। अब मैं आपको चाहता हूँ हर हफ्ते आए, और दर्शकों, शो थोड़ा आपको लगेगा धीमे धीमे बात हो रही है, लेकिन बहुत सारे कोड वो डाल के चले जाते हैं हर साल, हर बार आके। सो वील ट्राई टू ब्रिंग हिम वंस अ वीक। It is your job to decodify and put us in the comment below. And let me see how many of you have got it right. उस पे मैं मोहर लगाऊंगा कि नहीं, वो आपके कमेंट पे डिपेंड करेगा, लेकिन देखते हैं। आप डालिए कमेंट और मैं देखूं। तो जम के कमेंट्स करिए, और आज के क्वेश्चन तो आप देखेंगे और कमेंट भी करेंगे, रिप्लाई भी करेंगे ना उनको। आई सेंड यू द लिंक, तो आप रिप्लाई भी करिए। थैंक यू ऑल वेरी बाय। थैंक यू ऑल वेरी मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। नमस्ते, जय जगन्नाथ।